हेलो दोस्तों, तो एक लंबे इंतजार के बाद में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड एंड फायर की बुक को। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन बाय एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे इस बुक की कोई भी ग्राफिक नॉवल, वीडियो फुटेज और फोटोज वगैरह नहीं मिली है। तो मैंने कुछ फोटो को एआई से जनरेट करवाया है और इसमें कुछ गलतियां हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेस्ट्रोस का इतिहास लिखने वाले सिटाडिल के मिस्टर वो पिछले 300 सालों से एगोन कॉन्क्वेस्ट को ही समय की गणना का मुख्य आधार मानते हैं। किसी के भी जन्म, मृत्यु, युद्ध या किसी दूसरी घटनाओं की डेट को एगोन कॉन्क्वेस्ट से ही मानते हैं और इस तरह की घटना को एसी और बीसी के रूप में लिखते हैं। जब एगोन द कॉन्करर वेस्ट्रोस के राजा बनते हैं और उसके बाद के सारे जो इवेंट होते हैं उन्हें एसी यानी कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, और एगोन के राजा बनने से पहले के सभी इवेंट को बीसी यानी कि बिफोर द कॉन्क्वेस्ट के रूप में लिखते हैं। सच्चे विद्वान और जानकार जानते हैं कि इस तरह की तारीखें पूरी तरह से सही और सटीक नहीं होती है, क्योंकि एगोन टारगेरियन ने 7 किंगडम को एक दिन में ही नहीं जीत लिया था। एगोन के वेस्ट्रोस में उतरने से लेकर और ओल्ड टाउन में उसका कोरोनेशन यानी कि उसका राज्याभिषेक होने के बीच में लगभग 2 साल से ज्यादा का समय लग गया और अभी भी यह कॉन्क्वेस्ट अधूरी थी, क्योंकि एगोन ने अभी तक डॉर्न को नहीं हराया था और डॉर्न के लोगों को 7 किंगडम में मिलाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए और ये प्रयास राजा एगोन के पूरे शासनकाल और उनके बेटों के शासनकाल तक जारी रहे, जिससे इस कॉन्क्वेस्ट वार की समाप्ति का कोई भी सटीक और सही तारीख तय करना नामुमकिन हो गया। यहाँ तक कि एगोन कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत की तारीख को लेकर भी कुछ गलतफहमियां हैं और कुछ लोग गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि राजा एगोन टारगेरियन का शासनकाल उस दिन से शुरू हुआ था जब वह ब्लैक वाटरस के किनारे उन 3 पहाड़ियों के बीच में उतरे थे, जो आगे जाकर किंग्स लैंडिंग शहर के रूप में बसा। वेस्ट्रोस में राजा एगोन की इस पहली लैंडिंग को एगोन और उनके वंशजों द्वारा जश्न के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि एगोन द कॉन्क्वरर ने अपने शासन की शुरुआत उस दिन से की थी जब वह ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट में हाई सेप्टन ऑफ द फेथ द्वारा उनका विधिवत तरीके से राज्याभिषेक करके उसको ताज पहनाया गया था। यह राज्याभिषेक एगोन के वेस्ट्रोस के लैंडिंग के 2 साल बाद हुआ, जब कॉन्क्वेस्ट वार की 3 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी और जीती जा चुकी थी। इससे यह देखा जा सकता है कि एगोन की वास्तविक जीत 2 से 1 बीसी के दौरान हुई थी। टारगेरियन शुद्ध वलेरियन ब्लड के थे, जो कि प्राचीन वंश के ड्रैगन लॉर्ड थे। डूम ऑफ वलेरिया, जो कि 114 बीसी में हुआ था, उससे 12 साल पहले एनार टारगेरियन ने फ्री होल्ड और लॉन्ड्स ऑफ द लॉन्ग समर में अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया और अपनी सभी पत्नियां, धन दौलत, अपने दास और दासियां, ड्रैगन भाई और बहन और बच्चों के साथ में ड्रैगन स्टोन पर चले गए थे, जो कि नेरो सी के पार एक सुलगते हुए पहाड़ के नीचे बसा हुआ था, जहां पर एक वीरान आइलैंड पर एक सिटाडेल था। और अपने चरम और तरक्की पर वलेरिया नॉन वर्ल्ड का सबसे महान शहर और सभ्यता का केंद्र था। वलेरिया सिटी की चमकती हुई दीवार के अंदर 40 राइवलरी हाउस अपनी सत्ता और सम्मान के लिए एक दरबार और काउंसिल में अपनी पावर और ग्लोरी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते, अपने डोमिनेंस के लिए कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ते और इस क्रूर और जंगली संघर्ष में उनका उत्थान और पतन होता रहता। उन सभी 40 राइवल ड्रैगन लॉर्ड के बीच में टारगेरियन सबसे शक्तिशाली नहीं थे। उनके प्रतिद्वंदियों ने ड्रैगन स्टोन की ओर जाने वाले सभी लोगों को उनका आत्मसमर्पण और कायरता माना, लेकिन लॉर्ड एनार की कुंवारी बेटी डेनिस, जिसे बाद में डेनिस द ड्रीमर के नाम से जाना गया, डेनिस ने आग से वलेरिया के विनाश की भविष्यवाणी की थी। और जब 12 साल बाद वह तबाही आई तो टारगेरियन ही अकेले ऐसे लोग थे जो उन ड्रैगन लॉर्ड्स में से जिंदा बचे। 2 सदियों तक ड्रैगन स्टोन पश्चिम में वलेरियन की ताकत के रूप में काम करता रहा और गुलेट के दूसरी तरफ होने की वजह से इनके लॉर्ड्स को ब्लैक वाटर बे पर पूरा कंट्रोल दे दिया। इससे टारगेरियन और उनके करीबी साथियों ड्रिफ्टमार्क के वेलारियन, जो कि वलेरियन मूल का एक छोटा घराना था, को यहाँ पर होने वाले व्यापार से अपना खजाना भरने में मदद मिली। वलारियन के जहाज और उनके एक साथी वलेरियन घराने
क्ला आइलैंड के सेल्टिगार के जहाजों ने नैरो सी के बीच के रस्तों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वहीं पर टारगेरियन अपने ड्रैगन के साथ में आसमान पर राज करने लगे। फिर भी डूम ऑफ वलेरिया यानी कि वलेरिया की तबाही और इसके लगभग 100 साल तक, जिसे सेंचुरी ऑफ ब्लड के नाम से जाना गया, और इस दौरान हाउस टारगेरियन ने हमेशा से ही पूर्व यानी कि वलेरिया की तरफ ही देखा और उन्होंने पश्चिम में बसे वेस्टरोस के मामलों में बहुत कम दिलचस्पी ली। एनार द एग्जाइल के बाद में डेनिस के भाई और पति गेमोन टारगेरियन ड्रैगनस्टोन के लॉर्ड बने, जिन्हें गेमोन द ग्लोरियस कहा जाने लगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे एगन और उनकी बेटी एलिना ने मिलकर शासन किया। उसके बाद यह पद उसके बेटे मेगन और उसके भाई एरिस और एरिस के बेटे एलेक्स, बेलोन और डेमियन के पास चला गया। इन तीनों भाइयों में सबसे छोटे डेमियन थे और उनके बेटे एरियन उसके बाद में ड्रैगनस्टोन के उत्तराधिकारी बने। एगोन, जिसे इतिहास में एगोन द कॉन्करर और एगोन द ड्रैगन के नाम से जाना जाएगा, उसका जन्म 27 बीसी में ड्रैगनस्टोन पे हुआ था। एगोन ड्रैगनस्टोन के लॉर्ड एरियन और हाउस वलेरियन की लेडी वेलिना के इकलौते बेटे और दूसरी संतान थे। लेडी वेलिना खुद अपनी मां की तरह आधी टारगेरियन थी। एगोन के 2 सगी बहनें थी, एक बड़ी बहन विशेन्या और एक छोटी बहन रेनिस। वलेरिया के ड्रैगन लॉर्ड में लंबे समय तक एक प्रथा चली आ रही थी, जिसमें वो अपने ब्लड को प्योर रखने के लिए अपने भाई बहन में ही शादी करते थे। लेकिन एगोन ने अपनी दोनों बहनों के साथ में शादी की और परंपरा के अनुसार उससे केवल अपनी बड़ी बहन विशेन्या के साथ ही शादी करने की उम्मीद की जाती थी। दूसरी पत्नी के रूप में रेनिस को शामिल करना यह असामान्य था। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि एगोन ने विशेन्या से शादी अपने कर्तव्य के कारण की थी, तो वहीं पर रेनिस से शादी अपने प्यार के कारण की थी। शादी से पहले ही तीनों भाई बहनों ने खुद को ड्रैगन लॉर्ड्स के रूप में साबित कर दिया था। वेलारियन से एनार द एग्जाइल के साथ में 5 ड्रैगनस्टोन पर आए थे, लेकिन एगोन के समय तक उनमें से केवल एक ड्रैगन ही जिंदा बचा था और वह विशाल जीव वलेरियन, जिसे वलेरियन द ब्लैक ड्रेड के नाम से जाना जाता था। वेगार और मिरेक्सिस ड्रैगन का जन्म ड्रैगनस्टोन पर ही हुआ था, जो कि दोनों वलेरियन के मुकाबले में उम्र में काफी छोटे ड्रैगन थे। अनजान लोगों के बीच में एक आम मिथ सुनने को मिलता था और यह दावा करते थे कि एगोन टारगेरियन ने वेस्टरोस की धरती पर तब तक कदम नहीं रखा था जब तक कि वहां उसने जीत हासिल नहीं कर ली। लेकिन यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि जीत के इस अभियान से कई साल पहले लॉर्ड एगोन के आदेश पर पेंटर टेबल बनाई गई थी और यह विशाल लकड़ी का टुकड़ा, जो कि लगभग 50 फुट लंबा और उसे वेस्टरोस के आकार में तराशा गया था, और इस पर 7 किंगडम के सभी जंगलों, नदियों, कस्बों और किलों को दर्शाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि वेस्टरोस में एगोन की दिलचस्पी उन घटनाओं से बहुत पहले की थी जिन्होंने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया था। और इसके अलावा ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट भी मिलती है और उनके युवावस्था में एगोन और उनकी बहन विशेन्या ने ओल्ड टाउन के सीटाडिल का दौरा किया था और लॉर्ड रेडवाइन के मेहमान के तौर पर आर्बर में शिकार का आनंद लिया, जहां उन्होंने लेनिस्पोर्ट का दौरा भी किया होगा। हालांकि इसके बारे में अलग अलग मत है। एगोन के जवानी के समय वेस्टरोस 7 किंगडम में बटा हुआ था और शायद ही कभी ऐसा समय आता था जब इनमें से 2 या 3 राज्य आपस में युद्ध ना कर रहे होते। विशाल पथरीले और ठंडे नॉर्थ में विंटरफेल पर स्टार्स का शासन था, तो डोर्न के रेगिस्तान में प्रिंसेस ऑफ मार्टेल का दबदबा था। सोने से समृद्ध वेस्टरलैंड पर कैस्ट्री रो के लेनिस्टर का अधिकार था, तो वहीं पर द रीच के उपजाऊ जमीन पर हाई गार्डन के गार्डनर का अधिकार था, तो वहीं पर द वेल, फिंगर्स और द माउंटेन ऑफ द मून में हाउस एरिन के अधीन में थे। लेकिन एगोन के समय में सबसे लड़ाकू राजा वो 2 थे जिनके राजा ड्रैगनस्टोन के सबसे करीब थे, हेरन द ब्लैक और आर्गिलेक द एरोगेंट। अपने महान किले स्ट्रोम एंड से हाउस ड्रंडन के स्ट्रोम किंग्स ने वेस्टरोस के पूर्वी हिस्से केपरोथ से लेकर बे ऑफ क्रेब तक का शासन किया, लेकिन सदियों से उनकी ताकत अब धीरे धीरे कम हो रही थी। पश्चिम से रीच के राजाओं ने उनके क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो दक्षिण से डोर्निस मैन ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। तो वहीं पर हेरन द ब्लैक और उनके आयरन मैन ने उन्हें ट्राइडेंट और ब्लैक वाटरस के उत्तरी इलाकों से खदेड़ दिया। ड्रंडन वंश के अंतिम राजा आर्गिलेक ने कुछ समय के लिए उन्हें रोका और उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। आर्गिलेक ने अपने बचपन से डोर्न के आक्रमण को पीछे धकेल दिया और नैरो सी को पार करके साम्राज्यवादी वोलंटिस के टाइगर के खिलाफ एक गठबंधन बनाया और 20 साल बाद बैटल ऑफ समरफील्ड में रीच के राजा गार से 7 गार्डनर को मार गिराया। लेकिन अब आर्गिलेक बुढ़े हो गए थे और अब उनके प्रसिद्ध काले बाल भूरे और सफेद हो चुके थे और उनका युद्ध कौशल भी फीका पड़ चुका था।
ब्लैक वाटर रस नदी के उत्तर में रिवरलैंड पर हाउस होरे के हेरन द ब्लैक का क्रूर शासन जारी था। किंग ऑफ द आइलैंड और किंग ऑफ द रिवर के नाम से जाने जाते थे। हेरन द ब्लैक के आयरनबोन दादा हार्विन हाई हैंड ने आर्गिलेक के दादा एरिक से ट्राइडेंट का इलाका छीन लिया था और हार्वन हाई हैंड के पूर्वजों ने सदियों पहले द रिवर किंग को हराया था। हेरन द ब्लैक के पिता ने अपने साम्राज्य को पूर्व के डस्कनडेल और रोसबी तक फैलाया। हेरन द ब्लैक ने खुद अपने शासनकाल के लगभग 40 साल गोड आई झील के किनारे एक विशाल किला बनाने में लगा दिया। अब हेरन हॉल का किला आखिरकार बनकर तैयार होने वाला था और उसके बाद आयरनबोर्न लोग नई जीत की तलाश के लिए आजाद हो जाएंगे। वेस्टरोस में हेरन द ब्लैक से ज्यादा खौफनाक कोई राजा नहीं था और जिसकी क्रूरता पूरे 7 किंगडम में प्रसिद्ध थी। वेस्टरोस का कोई भी राजा स्ट्रॉम किंग आर्गिलेक से ज्यादा असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था, जो कि हाउस डुरंडन का आखिरी राजा था। और अब ये राजा बूढ़ा हो चुका था और उसकी उत्तराधिकारी एकमात्र वारिस उसकी कुंवारी बेटी थी। तो इसलिए राजा आर्गिलेक ने ड्रैगनस्टोन के टारगेरियन से संपर्क किया और लॉर्ड एकोन के सामने अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा और उन्हें दहेज के रूप में गॉड आई के पूर्व में ट्राइडेंट से लेकर ब्लैक वाटर रस नदी के सारी जमीनें दहेज के रूप में देने की पेशकश की। लेकिन एगोन टारगेरियन ने स्टॉर्म किंग आर्गिलेक के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एगोन ने यह बताया कि उनकी पहले से ही 2 बीवियां हैं, इसलिए अब उसे तीसरी पत्नी की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ में एगोन ने यह भी कहा कि दहेज में दी जाने वाली जमीन एक पीढ़ी से ज्यादा समय से वह हेरन हॉल के कब्जे में है। वह जमीन स्टॉर्म किंग आर्गिलेक की थी ही नहीं, तो वह कैसे उसे किसी दूसरे को दे सकता है। तो यह साफ था कि वह बुढ़ा स्टॉर्म किंग का मतलब था कि वह ब्लैक वाटर नदी के किनारे टारगेरियन लोगों को अपनी जमीन और हेरन द ब्लैक की जमीनों के बीच में एक सुरक्षा कवच, एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन ड्रैगनस्टोन के लॉर्ड एगोन ने इसके बदले में एक प्रस्ताव दिया और एगोन ने कहा वह दहेज में दी जाने वाली जमीन को तब स्वीकार करेगा जब आर्गिलेक मैसिस हुक और ब्लैक वाटर रस नदी के किनारे दक्षिण से लेकर वेड वाटर और मेंडर नदी के उद्गम स्थान तक के सभी जंगल और मैदान भी उन्हें सौंप दे। और इस समझौते को पक्का करने के लिए आर्गिलेक की बेटी की शादी लॉर्ड एगोन के बचपन के दोस्त और चैंपियन और इस बेराथियन से करवाई जाए। आर्गिलेक द एरोगेंट ने इन सभी शर्त को गुस्से में ठुकरा दिया, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि और इस बेराथियन लॉर्ड एगोन के नाजायज और सौतेले भाई थे और स्टॉर्म किंग आर्गिलेक अपनी बेटी की शादी किसी बास्टर्ड के साथ नहीं करवाना चाहता था और वह ऐसा कर कर अपनी बेटी का अपमान नहीं करना चाहता था। एगोन के इस सुझाव से स्टॉर्म किंग को इतना गुस्सा आया कि उसने एगोन के दूध के हाथ कटवा दिए और उन्हें एक डिब्बे में भरकर एगोन के पास वापस भेज दिया और उनके साथ में एक संदेश भिजवाया और जिसमें लिखा था कि तुम्हारे बास्टर्ड भाई को मेरी तरफ से बस यही हाथ मिलेंगे। लेकिन लॉर्ड एगोन ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय उसने अपने सभी दोस्तों, बैनरमैन और अपने सभी मुख्य सहयोगकर्ताओं को ड्रैगनस्टोन पर बुलाया। इनकी संख्या बहुत कम थी। ड्रिफ्टमार्क के हाउस वलारियन और कला आइलैंड के सेल्टिकार हाउस टारगेरियन के प्रति वफादार थे, लेकिन इसके अलावा मेसिज हुक के सार पॉइंट के लॉर्ड बार एमोन और स्टोन डांस के लॉर्ड मेसी भी आए थे। हालांकि इन दोनों ने स्ट्रॉम एंड के प्रति वफादारी की शपथ ली थी, लेकिन इनके रिलेशन ड्रैगनस्टोन के साथ में ज्यादा गहरे थे। लॉर्ड एगोन और उनकी दोनों बहनों ने आए हुए मेहमानों के साथ में सलाह मशवरा किया और फिर किले के सेप्ट में जाकर वेस्टरोस के 7 गॉड से प्रार्थना भी की। हालांकि इससे पहले एगोन कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। और इसके 7वें दिन ड्रैगनस्टोन के किले से संदेशवाहक रेवनों का एक झुंड वेस्टरोस के 7 किंगडम के लिए निकला और वो सभी रेवन 7 किंगडम के राजाओं, ओल्ड टाउन के सीटाडिल और सभी छोटे मोटे लॉर्ड के पास पहुंचे और उन सभी को एक ही संदेश पहुंचाया गया था कि आज से वेस्टरोस में केवल एक ही राजा होगा और जो लोग हाउस टारगेरियन के एगोन के सामने अपने घुटने टेक देंगे तो उन्हें उनका पद और उनकी जमीन उनके पास रहने दी जाएगी, लेकिन जो उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। एगोन द कॉन्करर और उनकी बहनों के साथ ड्रैगनस्टोन से कितने सैनिक उनके साथ में निकले, इसके बारे में तो अलग अलग मत है और कुछ लोगों का कहना है कि 3000 सैनिक उनके साथ निकले थे, तो कुछ लोग उनकी संख्या केवल 100 ही बताते हैं। हाउस टारगेरियन की छोटी सी सेना ब्लैक वाटर रस के मुहाने पर उत्तरी किनारे पर उतरी, जहां पर एक छोटे से मछुआरों के गांव के ऊपर 3 जंगली पेड़ों वाली पहाड़ियां थी। 100 राज्यों के दिनों में
कई छोटे मोटे राजाओं ने इस नदी के मुहाने पर अपना अधिकार होने का दावा किया। उसमें डस्कनडेल के डार्कलिन राजा, स्टोन डांस के मेसी और पुराने जमाने के द रिवर किंग, चाहे वो मर्ड्स, फिशरमैन, ब्रैकन, ब्लैकवुड या हुक्स हो। अलग अलग समय पर इन तीनों पहाड़ियों की चोटी पर मीनारों और किले बनाए गए, लेकिन वो सब के सब किसी न किसी युद्ध में ढहा दिए गए। अब टारगेरियन और उनकी सेना का स्वागत करने के लिए यहाँ पर केवल टूटे हुए पत्थर और खंडहर ही बचे थे। हालांकि इस जगह पर स्टॉर्म एंड और हेरेनहोल दोनों ने इस पर अपना दावा किया। एगोन द कॉन्करर जहां पर उतरा था, उस नदी का मुहाना असुरक्षित था, जहां के आसपास के महल छोटे लॉर्ड्स के कब्जे में थे, लेकिन उनके पास ना तो कोई बड़ी ताकत थी और ना ही कोई बड़ी सेना। इसके अलावा उनके पास अपने नाम मात्र के लॉर्ड हेरन द ब्लैक से प्यार करने के लिए कोई खास वजह भी नहीं थी। एगोन टारगेरियन ने जल्द ही उन तीनों किलों में से सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर चारों ओर लकड़ी और मिट्टी की एक चार दीवारी बनाना शुरू कर दिया और अपनी दोनों बहनों को आसपास के किले को अपने कब्जे में लेने के लिए भेज दिया। हाउस रोसबी ने तो बिना किसी लड़ाई के रेनिस और सुनहरी आंखों वाले ड्रैगन मेलेक्सिस के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो वहीं पर स्टॉकवर्थ के कुछ क्रॉसबो मैन ने क्वीन विसेन्या पर तीर चलाए। लेकिन जब वेगार की आग की लपटों ने किले की छत पर आग लगा दी, तो स्टॉकवर्थ ने भी आत्मसमर्पण कर लिया। एगोन द कॉन्करर और उनकी सेना की असली परीक्षा डस्कनडेल के लॉर्ड डार्कलिन और मेडनबुल के लॉर्ड मूटन ने ली, जिन्होंने अपनी सेना को मिलाकर एगोन की सेना को वापस नेरो सी में खदेड़ने के लिए 3000 सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर बढ़े। एगोन ने ओरिस बराथियन को उस सेना पर हमला करने के लिए भेजा, जबकि एगोन खुद वलेरियन द ब्लैक ट्रेड पर सवार होकर आसमान से उन पर हमला करने के लिए उड़ा। इस एक तरफा लड़ाई में लॉर्ड डार्कलिन और लॉर्ड मूटन दोनों लॉर्ड्स मारे गए। उसके बाद में डार्कलिन के बेटे और लॉर्ड मूटन के भाई ने अपने किले एगोन को सौंप दिए और हाउस टारगेरियन के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। और उस समय डस्कनडेल नेरो सी पर वेस्टरोस का मुख्य बंदरगाह था और अपने इस बंदरगाह की वजह से डस्कनडेल काफी अमीर था। रानी विसेन्या टारगेरियन ने डस्कनडेल सिटी को लूटने की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन डस्कनडेल की संपत्ति पर अपना दावा ठोकने में कोई भी संकोच नहीं किया, और जिससे लॉर्ड एगोन के खजाने में काफी बढ़ोतरी हुई। शायद ये एगोन टारगेरियन और उनकी बहनों व रानियों के अलग अलग स्वभाव और उनके किरदार पर बात करने के लिए अब सही जगह होगी। इन तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़ी विसेन्या अपने भाई एगोन की तरह ही एक योद्धा थी। उसे रिंगमेल के कवच में उतना ही आराम मिलता था जितना कि उसे रेशमी कपड़ों में मिलता था। विसेन्या वलेरियन स्टील की बनी हुई लॉन्ग स्वॉर्ड डार्क सिस्टर अपने पास में रखती थी और बचपन में अपने भाई एगोन के साथ ट्रेनिंग लेने के कारण एक बेहतरीन तलवारबाज योद्धा थी। वलेरिया के लोगों की तरह ही विसेन्या के बाल सिल्वर गोल्डन कलर के थे और उसकी आंखें पर्पल, लेकिन वह एक कठोर, सख्त और सुंदर महिला थी। जो लोग उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो भी उन्हें एक सख्त, गंभीर और कभी ना माफ करने वाली महिला मानते थे। तो वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि वह जहर के साथ खेलती है और जादू टोने में रुचि रखती है। इन तीनों टारगेरियन में सबसे छोटी रेनिस, वह अपनी बहन विसेन्या से बिल्कुल अलग थी और रेनिस चंचल, जिज्ञासु, मनमोजी और जल्दबाज थी और अपनी ही कल्पना में खोए रहने वाली महिला थी। रेनिस कोई ट्रू वॉरियर तो नहीं थी, लेकिन रेनिस को म्यूजिक, डांस और पोइट्री से काफी प्रेम था और वह कई सिंगर्स, ममर्स और कठपुतली कलाकार को सहारा देती। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि रेनिस अपने भाई एगोन और अपनी बहन विसेन्या की तुलना में ड्रैगन की पीठ पर सबसे ज्यादा समय बिताती, क्योंकि उसे ड्रैगन उड़ाना सबसे ज्यादा पसंद था। और एक बार तो उसे यह कहते हुए सुना था कि मरने से पहले वह अपने ड्रैगन मेलेक्सिस पर बैठकर सनसेट सी के उस पार उड़ना चाहती है, ताकि वो देख सके कि वेस्ट के किनारों पर क्या है। विसेन्या के अपने भाई और पति के प्रति वफादारी पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, तो वहीं पर रेनिस अपने आसपास सुंदर और नौजवान युवकों को रखती थी। और ऐसी अफवाहें थी कि उन रात में जब एगोन अपनी बड़ी बहन विसेन्या के साथ में होते, तब रेनिस कुछ युवकों को अपने बेडरूम में बुलाती थी। इन अफवाहों के बावजूद दरबार में मौजूद हर एक दरबारी ने यह गौर किया था कि विसेन्या के साथ बिताई गई हर एक रात के बदले राजा एगोन रेनिस के साथ में 10 रातें बिताते थे। एगोन टारगेरियन खुद काफी अजीब और रहस्यमय व्यक्ति थे। वलेरियन स्टील की बनी हुई ब्लैक फायर तलवार के साथ
एगोन अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन फिर भी उसे युद्ध कौशल दिखाने में कोई भी आनंद नहीं आता और एगोन ने कभी भी किसी भी टूर्नामेंट या मेले युद्ध में भाग नहीं लिया। उसका वाहन वलेरियन द ब्लैक ड्रेड था, लेकिन वह इस ड्रैगन का उपयोग केवल युद्ध या जमीन या समुद्र को तेजी से पार करने के लिए करता। उसकी कमांडिंग प्रेजेंस और पर्सनैलिटी की वजह से वह लोगों को अपने बैनर के नीचे खींच लाता। फिर भी उसके बचपन के साथी ओरिस बराथियन के अलावा और उसका कोई भी करीबी दोस्त नहीं था। बहुत सी महिलाएं एगोन की तरफ आकर्षित होती, लेकिन एगोन ने अपनी बहनों और पत्नियों के प्रति हमेशा वफादार रही। राजा के तौर पर एगोन ने अपनी स्मॉल काउंसिल बनाई और अपनी बहनों पर पूरा भरोसा किया और किंगडम के रोजाना के शासन का ज्यादातर काम अपनी बहनों पर ही छोड़ दिया। फिर भी जब कभी भी उसे जरूरी लगता तो वह कमान अपने हाथों में लेने से जरा भी संकोच नहीं करता। हालांकि वह विद्रोहियों और देशद्रोहियों के साथ में काफी सख्ती के साथ में पेश आता, लेकिन वह अपने पुराने दुश्मनों के प्रति काफी उदार था, जिन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए। यह उसने पहली बार एगोन फोर्ट में दिखाया था। एगोन फोर्ट लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ कच्चा किला था, जो कि उस पहाड़ी के सबसे ऊपर बनाया गया था और अब से उसे एगोन हाई हिल के नाम से जाना जाएगा। दर्जन भर किले जीतने के बाद और ब्लैक वाटर्स नदी के मुहाने को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद में एगोन ने उन सभी लॉर्ड्स को अपने पास में बुलाया जिनको उसने हराया था। उन सभी लॉर्ड्स ने अपनी तलवारें एगोन के पैरों में रख दी। एगोन ने उनके जमीनें और टाइटल को उनके पास में रहने दिया और अपने पुराने स्पोर्ट्स को नए सामान के साथ नवाजा। लॉर्ड ऑफ द टाइड डेमन वलेरियन को रॉयल फ्लीट की कमांड देकर उसे मास्टर ऑफ शिप बनाया गया। लॉर्ड ऑफ ड्रैगन डांस के ट्रिस्टियन बेसी को मास्टर ऑफ लॉ और क्रिस्पियन सेल्टिकार को मास्टर ऑफ कॉइन बनाया गया। और एगोन ने यह घोषणा की कि आज से ओरिस बराथियन मेरी शील्ड, मेरा स्तंभ और मेरा राइट स्ट्रॉन्ग हैंड रहेगा। तब से मिस्टर ओरिस बराथियन को वेस्ट्रोस इतिहास का पहला हैंड ऑफ द किंग मानते हैं। वेस्ट्रोस के लॉर्ड में सीजल चिन्ह वाले बैनर को उपयोग करने की पुरानी परंपरा थी, लेकिन ओल्ड बलेरिया के ड्रैगन लॉर्ड्स ने कभी भी ऐसे सीजल चिन्ह वाले बैनर का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था। एगोन के नाइट्स ने काले रंग के झंडे पर लाल रंग का 3 सिर वाला ड्रैगन का बैनर फहराया, तो वहां के लॉर्ड ने यह माना कि एगोन अब वास्तव में से उनमें से एक है और वेस्ट्रोस के लिए एक योग्य राजा। जब रानी विशेन्या अपने भाई के सिर पर रूबी से जड़ा हुआ वलेरियन स्टील का बना हुआ क्राउन रखा, तब क्वीन रेनिस ने उसे एगोन फर्स्ट ऑफ हिज नेम और पूरे वेस्ट्रोस के राजा और प्रजा की ढाल कहकर पुकारा, तो ड्रैगन्स दहाड़ उठे। लॉर्ड और नाइट ने इसे चीयर किया, लेकिन स्मॉल फोक, फिशरमैन, किसानों, मजदूरों और गृहिणियों ने सबसे ज्यादा जोर से चीयर किया। हालांकि वो 7 राजा जिसे एगोन गद्दी से उतारना चाहते थे, वो ज्यादा खुश नहीं थे। हेरन हॉल में हेरन द ब्लैक और स्टॉर्म एंड में आर्गिलिक द एरोगेंट ने अपने बैनरमैन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो वहीं पर वेस्ट में रीच के राजा मर्न हाउस लेनेस्टर के राजा लॉरेन से मिलने के लिए समुद्री रास्ते के उत्तर की ओर केस्टली रॉक के लिए निकल पड़े। डॉर्न की राजकुमारी ने ड्रैगन स्टोन पर एक रेवन भेजा, जिसमें उसने स्ट्रॉम किंग आर्गिले के खिलाफ एगोन का साथ देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक बराबर के सहयोगी के तौर पर, ना के प्रजा के तौर पर। एरी के बॉय किंग रोलेन एरिन की तरफ से भी एक महागठबंधन का प्रस्ताव आया, जिसमें रोलेन एरिन की मां ने हेरन द ब्लैक के खिलाफ वेल का समर्थन देने के बदले ट्राइडेंट के ग्रीन फोर्क से पूरब की सारी जमीन मांग ली। यहाँ तक कि उत्तर में विंटरफेल के राजा टोरेन स्टार्क ने भी देर रात तक अपने लॉर्ड्स, बैनरमैन और सलाहकारों के साथ पूरी रात चर्चा करते हुए इस आने वाले एगोन द कॉन्करर का क्या किया जाए उसके बारे में चर्चा की, और पूरा साम्राज्य बड़ी बेसब्री से ये इंतजार करता रहा कि एगोन का अगला कदम क्या होगा। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।